नमस्कार साथियों, निदान क्लासेस पर आपका स्वागत है। मैं नागेश गहलोत आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं कल के बचे 15 और प्रश्न, क्योंकि 15 प्रश्न हमने निदान क्लासेस पर कल हल कर लिए थे और 15 के बाकी प्रश्न आज हम हल करेंगे जो इस वीडियो में आपको प्रदर्शित होगा। पहला हम प्रश्न देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग द्वारा वर्णित एक प्रकार बुद्धि का नहीं है। तो यहाँ पर स्टर्नबर्ग का बुद्धि का विकास से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत स्टर्नबर्ग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और प्रस्तुत किया गया तो उसके अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं बताया है उन्होंने। पहला यहाँ पर दिया है तार्किक या गणितीय तत्व, दूसरा है अनुभवजन्य तत्व, तीसरा दिया है घटक तत्व और चौथा संदर्भीय तत्व। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जो उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है वो बताता हूं मैं। स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जो थे ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने त्रिचापीय सिद्धांत के नाम से अपना बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो त्रिचापीय सिद्धांत बोल सकते हैं हम इसको, त्रितंत्रीय सिद्धांत बोल सकते हैं और त्रिघटकीय सिद्धांत भी इसको हम बोलते हैं। तो इन्होंने 3 प्रकार के स्तर बताए हैं अपनी बुद्धि के अंतर्गत। इन्होंने कितने प्रकार के? 3 प्रकार के घटक या फिर 3 प्रकार के स्तर बताए हैं। तो देखिए, इन्होंने पहला जो प्रकार बताया था वो बताया था घटकीय तत्व या फिर घटक तत्व। तो ये तो इनके सिद्धांत में शामिल है। हम बात कर रहे हैं कि कौन सा सिद्धांत में शामिल नहीं है, कौन से बुद्धि के सिद्धांत में, स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो हमें देखना है पहला घटक तत्व तो स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में शामिल है। इस बुद्धि का व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करता है। किसके अनुसार? ये है स्टर्नबर्ग के अनुसार। और दूसरा जो सिद्धांत बताया इन्होंने वो आनुभाविक सिद्धांत या अनुभवजन्य सिद्धांत बताया इन्होंने। तो ये भी अनुभवजन्य सिद्धांत इनकी बुद्धि की सिद्धांत में शामिल है। और तीसरा जो बताया वो सांदर्भिक या व्यावहारिक बुद्धि। तो सांदर्भिक बुद्धि भी, इसमें संदर्भीय बुद्धि का तत्व भी इन्होंने शामिल किया है। तो क्या नहीं किया है? तो वो नहीं किया है वो तार्किक गणितीय तत्व। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक गणितीय तत्व। क्योंकि स्टर्नबर्ग थे, इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। त्रितंत्रीय बुद्धि बोल सकते हैं हम इनके सिद्धांत को, त्रिचापीय बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, और त्रिघटकीय बुद्धि भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? तो घटक तत्व, अनुभवजन्य तत्व और संदर्भीय तत्व, ये इन्होंने अपने बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। और तार्किक गणितीय तत्व ये इनकी बुद्धि सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो आज हमने क्या पढ़ा? स्टर्नबर्ग का बुद्धि का सिद्धांत। तो इन्होंने क्या 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 बताया है? घटकीय बुद्धि, संदर्भित बुद्धि और अनुभवजन्य बुद्धि। तो ये 3 प्रकार के हमने सिद्धांत पढ़े, 3 प्रकार के नियम पढ़े, हालांकि सिद्धांत तो अभी एक ही पढ़ा है। चलिए दूसरा प्रश्न हम हल करते हैं। वाइगोत्स्की के विचार में आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर किसके अनुसार बताना है हमें? वाइगोत्स्की के अनुसार। वाइगोत्स्की के अनुसार हमें क्या बताना है कि भाषण की, आंतरिक भाषण की सबसे पहली अभिव्यक्ति क्या होती है? क्या निजी विचार होंगे? क्या निजी भाषण होगा? क्या सामाजिक भाषण होगा या फिर व्यक्तिगत भाषण? तो देखिएगा, अगर निजी स्वयं का भाषण होगा, निजी भाषण के द्वारा ही व्यक्ति क्या कर सकेगा? आंतरिक भाषण की अभिव्यक्ति कर सकेगा। और तो पहली स्टेप उसकी क्या होगी? पहली स्टेप उसकी होगी निजी भाषण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? निजी भाषण। क्योंकि वाइगोत्स्की का मानना है कि अगर आंतरिक भाषण करना है व्यक्ति को तो सबसे पहले उसकी स्टेप क्या होगी? निजी भाषण। तो 18वां प्रश्न हम आपके सामने लेकर आया हूं, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो नहीं है? देखिए साथियों, आपके प्रश्न में पूछा है नहीं है। कौन सा ऐसा सामाजिक अभिप्रेरक नहीं है जो व्यवहार को संचालित करता है या फिर हमारे व्यवहार को आगे बढ़ाता है? तो क्या उसमें से उपलब्धि होगी, शक्ति होगा, संबंधन होगा या फिर बुद्धि होगी? तो देखिए साथियों, बुद्धि जो है ये व्यक्तिगत कारक है जो सामाजिक तौर पे हमें अभिप्रेरित नहीं करता है, ये व्यक्तिगत तौर पे हमें अभिप्रेरित करता है। तो बुद्धि जो होगी ये व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति को प्रभावित करती है, व्यक्तिगत तौर पर। तो हम यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि। क्योंकि बुद्धि जो होती है वो व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति को प्रभावित करती है, और जो बाकी 3 है वो कौन से स्तर पर करते हैं? तो वो अभिप्रेरक हैं उपलब्धि अभिप्रेरक जो है ये सामाजिक तौर पर उपलब्धि अभिप्रेरक, किसी भी उपलब्धि की चाह व्यक्ति को होगी क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है। तो अतः उससे मतलब
अपनी उपलब्धि की चाह अवश्य होगी। उसे उसके वो चाहेगा व्यक्ति कि मेरे पास शक्ति हो, मेरे पास पावर हो और मेरे संबंधन सबसे अच्छे हों या फिर मेरे संबंध सबसे अच्छे हो। तो ये सब चीज़ें व्यक्तिगत सामाजिक अभिप्रेरक में शामिल होती है, परंतु बुद्धि जो होती है ये सामाजिक अभिप्रेरक में शामिल नहीं होती है, ये व्यक्तिगत कारक तत्व माना जाता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक संबंधवाद विकसित किया? तो मनोवैज्ञानिक संबंधवाद किसने विकसित किया? देखिए, जो यह विश्वास है कि संबंध कथित उत्तेजनाओं और उत्सर्जित प्रतिक्रियाओं के बीच बनते हैं। तो जीन पियाजे आएंगे, फ्रांसिस गाल्टन आएंगे, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक आएंगे या फिर चार्ल्स स्पीयरमैन। हमें प्रश्न में क्या देखना है कि संबंधवाद किसने विकसित किया। तो देखिए, संबंधवाद का सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा, क्योंकि इनका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्या है? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इनका नाम, इनके सिद्धांत का नाम ही संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जिसे हम व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत भी शामिल कर सकते हैं। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो हैं ये संबंधवाद के जनक कहे जाते हैं। संबंधवाद के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक जो हैं ये संबंधवाद के जनक कहे जाते हैं। थॉर्नडाइक, ये यहाँ पर बड़े बड़े लिख पा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, पर आप समझ जाइए कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो हैं ये किसके जनक माने जाते हैं? संबंधवाद के जनक माने जाते हैं। और फ्रांसिस गाल्टन है, इन्होंने एक बुक लिखी थी हेरेडिटी जीनियस, मतलब वंशानुगत प्रतिभाशाली। तो हेरेडिटी जीनियस के अंतर्गत क्या होता है कि हेरेडिटी जीनियस मतलब वंशक्रम किस प्रकार से प्रभावित करता है बालक के बुद्धि के तत्व को। तो इस प्रकार से फ्रांसिस गाल्टन की पुस्तक का नाम बता रहा हूँ आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो है इन्होंने 3 प्रकार के नियम बताए थे, मुख्य नियम, और 5 प्रकार के गौण नियम बताए थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के बारे में। अगर चार्ल्स स्पीयरमैन की बात करें हम, तो स्पीयरमैन जो है इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत बताए हैं। तो इन्होंने द्विकारकीय सिद्धांत बताया बुद्धि का। कौन सा सिद्धांत? द्विकारकीय। द्विकारकीय मतलब इनका मानना था कि 2 कारकों से मिलकर बुद्धि बनी है। एक तो जी फैक्टर बताया था इन्होंने और एक बताया था एस फैक्टर। जी फैक्टर मतलब सामान्य बुद्धि के अंतर्गत इन्होंने शामिल किया था, और एस फैक्टर मतलब विशिष्ट बुद्धि या फिर स्पेशल बुद्धि। ठीक है, तो इन्होंने 2 प्रकार के बताए, और तीसरा घटक भी इन्होंने बाद में, तो त्रिकारकीय सिद्धांत भी, त्रिस्तरीय सिद्धांत भी इनके ही द्वारा प्रस्तुत किया गया। जबकि चार्ल्स स्पीयरमैन ने सबसे पहले कौन सा सिद्धांत दिया था बुद्धि का? तो वो दिया था द्विकारकीय सिद्धांत। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संबंधवाद के जनक कौन है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है आपका कि बड़े 5 व्यक्तित्व आयामों से धारा प्रवाह बोलने, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने का व्यवहार है, क्या है? कौन सा? देखिए, हमें प्रश्न समझना होगा अच्छे से। 5 बड़े व्यक्तित्व आयामों से, व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है आपके यहाँ पर। धारा प्रवाह बोलने, महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए हमें कौन सी बुद्धिमत्ता जो है वो अपनानी होगी, कौन सा आयाम अपनाना होगा? तो निम्न में से हमें आयाम बताना है। तो पहला है आपका बहिर्मुखता, स्पष्टोक्ति, या फिर कर्तव्यनिष्ठता, या फिर मनोविक्षुब्धता। तो देखिए, अगर हम कर्तव्यनिष्ठता की जो अपनाएंगे उसके अंतर्गत हम हमारे धारा प्रवाह बोल सकेंगे, हम महत्वाकांक्षा प्रदर्शित कर सकेंगे, उच्च बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकेंगे। तो कर्तव्यनिष्ठता जो है ये आयाम हमारे क्या होगा, किसमें सहायक होगा? महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने में सहायक होगा, धारा प्रवाह बोलने में सहायक होगा, और उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करने में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि वाइगोत्स्की के अनुसार रिक्त स्थान को छोड़कर निम्नलिखित पीढ़ी से पीढ़ी दर हस्तांतरित होते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है यहाँ पर, और वो पूछा गया है कि क्या हस्तांतरित होते हैं? क्या धारणाएं हस्तांतरित होती है, मूल्य हस्तांतरित होते हैं, अज्ञानता हस्तांतरित होती है, और परंपराएं हस्तांतरित होती है? तो प्रश्न को हम सही से पढ़ेंगे पहले कि वाइगोत्स्की के अनुसार क्या एक को छोड़कर बाकी सब पीढ़ी से पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं? तो वो एक चीज क्या है जिसको छोड़कर बाकी सभी हस्तांतरित होते हैं? तो क्या धारणाएं होंगी, मूल्य होंगे, अज्ञानता होगी, या परंपराएं होंगी? तो देखिए साथियों, वाइगोत्स्की ने माना है कि धारणाएं, जो व्यक्तिगत धारणाएं होती है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, जो उनके मूल्य होते हैं वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, परंपराएं भी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, परंतु किसी व्यक्ति की अज्ञानता
अगर वो व्यक्ति मूर्ख है तो वो व्यक्ति की अज्ञानता जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी मूर्ख नहीं बन सकता। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होता है, या फिर अज्ञानता जो होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होता है। क्योंकि एक व्यक्ति मूर्ख है तो ज़रूरी नहीं कि उसकी संतान भी मूर्ख होगी, उसकी संतान प्रतिभाशाली हो सकती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अज्ञानता जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती है, जबकि धारणाएं होते हैं, मूल्य होते हैं, परंपराएं हमारी, क्या हम परंपराएं मान रहे हैं, ये सब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले तत्व है। ये किसके अनुसार है? तो ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि भ्रातृ युग्मज है, यहाँ पर यमज दिया हुआ है पर युग्मज फ्रेटर्नल ट्विंस। देखिए हमने ये प्रश्न कल वाले वीडियो में बहुत अच्छे से चर्चा की है। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको फ्रेटर्नल ट्विंस और एक और ट्विंस, दो प्रकार के ट्विंस होते हैं, वो सभी ट्विंस आपको उसमें आइडेंटिटिकल ट्विंस, एक और मुझे याद आ गया, आइडेंटिटिकल ट्विंस और एक फ्रेटर्नल ट्विंस, ये दोनों प्रकार के मैंने ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको पढ़ा रखा है। तो देखिएगा साथियों, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस किसे कहते हैं और आइडेंटिटिकल ट्विंस किसे कहते हैं। तो फ्रेटर्नल ट्विंस वो होता है जब निषेचन के समय अंडाणु में दो युग्मनज, अगर दो जाइगोट अगर प्रवेश कर गए तो दोनों अंडाणु अलग अलग विकसित होंगे और दोनों बच्चे जो हैं वो अलग अलग विकसित होंगे। इस प्रकार से फ्रेटर्नल ट्विंस की प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं। देखिए सामान्य तौर पर होता क्या है कि एक ही अंडाणु के द्वारा निषेचन होता है, परंतु दो यदि युग्मनज प्रवेश कर गए उसमें, तो अंडाणु में दो युग्मनज प्रवेश कर गए तो उसके माध्यम से दो फ्रेटर्नल ट्विंस होने की संभावना होती है। ट्विंस मतलब क्या होता है? जुड़वा। या तो जुड़वा में दो बच्चियां हो सकती है, और बच्चे हो सकते, बालक हो सकते हैं या फिर बालिकाएं हो सकती है, ये निश्चित नहीं है। परंतु जुड़वा जो होंगे वो फ्रेटर्नल ट्विंस किसे कहा जाएगा? कि यदि दो माध्यम से निषेचन हो गया, दो माध्यम से मतलब एक ही समय में दो जो आपके युग्मनज होंगे वो अंडाणु से निषेचित हो जाएंगे, तो उसमें दो अलग अलग मतलब जो होगा वो क्या होते हैं? युग्मनज या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं। तो दो अंडाणु अगर साथ साथ में होंगे, दो अंडाणु, तो उससे क्या होंगे? फ्रेटर्नल ट्विंस कहा जाएगा। और यदि हम आइडेंटिटिकल ट्विंस की बात करें तो एक ही अंडाणु के द्वारा दो बार मतलब उसमें पार्ट्स में बढ़ जाता है एक ही अंडाणु, तो उससे जुड़वा बच्चों का जो विकास होता है उसको हम आइडेंटिटिकल ट्विंस कहते हैं। जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस हमने पढ़ा क्या होता है? फ्रेटर्नल ट्विंस में दो निषेचन के माध्यम से दो जो होते हैं वो हमारे क्रोमोसोम, हम उसको बोल सकते हैं युग्मनज। युग्मनज का दो माध्यम से अगर दो युग्मनज हमारे अंडाणु में विकसित हो जाते हैं जिसके माध्यम से दो संतानें उत्पन्न होती है तो हम उसको फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। जबकि एक ही युग्मनज के माध्यम से उसमें निषेचन के द्वारा दो संतानें विकसित होती है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? हम उसको बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस। तो यहाँ पर फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में पूछा है हमें, तो कौन सा निषेचित होगा? दो अंडाणु निषेचित होंगे तब जाकर फ्रेटर्नल ट्विंस की समस्या होती है या फिर फ्रेटर्नल ट्विंस पैदा होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी अवधारणा ऐसे विश्वास को निरूपित करती है जो कोई विशेष क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। तो हमें ऐसी अवधारणा बतानी होगी, ऐसे विश्वास बताने होंगे, ऐसे कौन सा निरूपण करता है, ऐसे कौन सी अवधारणा ऐसे विश्वास को निरूपित करती है जो कोई विशेष क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त कर सकता है। स्वप्रभावकारिता, आत्मज्ञान, आत्मसम्मान या फिर स्वसंकल्पना। तो स्वप्रभावकारिता के द्वारा जो होता है वो क्या कर सकते हैं? हम ऐसे विश्वास को निरूपित कर सकते हैं या फिर अवधारणा बना सकते हैं जो वांछित परिणाम को प्राप्त कर सकता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? स्वप्रभावकारिता, मतलब सेल्फ एफिकेसी के द्वारा हम ये सब कर सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, एक तकनीक के रूप में विचार मंथन या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग से अधिगम की प्रक्रिया में को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो तकनीक कौन सी होगी? वो क्या कौशल होगा, क्या भाषा होगी, रचनात्मकता होगी या फिर गहन चिंतन होगी? तो एक विचार मंथन, अगर हम विचार करेंगे तभी तो, अगर हम कुछ हटके विचार करेंगे तभी तो हम रचनात्मक बन पाएंगे, क्रिएटिव बन पाएंगे। सृजनात्मकता की बालक की पहचान क्या होती है? सृजनात्मक और रचनात्मकता एक ही बात होती है। तो सृजनात्मक बालक की पहचान क्या होती है?
विचार मंथन करना, कुछ अलग सोच रखना, तो ये सृजनात्मक बालक की पहचान होती है। तो हमें रचनात्मकता अगर करनी है तो विचार मंथन, हमें अलग से ब्रेनस्टॉर्मिंग तैयार करनी पड़ेगी। अधिगम की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, तो किसके द्वारा? तो रचनात्मकता के द्वारा, क्रिएटिविटी के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं उसको अपसारी चिंतन भी बोल सकते हैं और सृजनात्मक चिंतन भी बोल सकते हैं। ऐसे चिंतन को, जिसको हमें विचार मंथन, कुछ अलग सोच होती है, वो सृजनात्मकता से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षण की खेल विधि रिक्त स्थान की शिक्षा स्कीम में जोर देती है। तो देखिए, खेल किसके सानिध्य में खेलते हैं हम? क्या यथार्थवादी खेलते हैं, अस्तित्ववादी खेलते हैं, प्रकृतिवादी खेलते हैं, या फिर व्यवहारवादी खेलते हैं? तो खेल हम इस किसके माध्यम से खेलते हैं? तो प्रकृतिवाद के या फिर नेचर के हम सानिध्य में खेलते हैं। तो वो किसको बढ़ावा देंगे? प्रकृतिवादिता को बढ़ावा देंगे। तो यहाँ पर सही सा आंसर हो जाएगा, शिक्षण की खेल विधि जो होगी वो प्रकृतिवादी शिक्षा की ओर जोर देती है। अगला प्रश्न आपके कैंसल्ड किए हुए हैं 3 प्रश्न, तो इससे आगे हम 29वां प्रश्न देखते हैं। छात्रों की रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो छात्रों की रुचि और ध्यान को आकर्षित करने का सबसे कम प्रभावी तरीका बताना है हमें। सबसे कम, जो सबसे कम प्रभावित करता हो, क्या व्याख्यान विधि होगी, भूमिका निर्वाह विधि होगी, चर्चा विधि होगी, या फिर खेल विधि होगी? तो सही सा आंसर हो जाएगा हमारा, सीधा सा आंसर, व्याख्यान विधि। अगर हम बच्चों को कुछ एक्टिविटी करने को नहीं देंगे, और सामान्य तौर पे क्या होते हैं कि घंटे 2 घंटे से हम व्याख्यान देते रहेंगे, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे। तो इस कारण उनको रुचि और ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रोल प्ले, या फिर उन्हीं के माध्यम से हमें बच्चों को रोल प्ले की एक्टिविटी करवानी चाहिए, चर्चा करवानी चाहिए, या फिर खेल खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती है, ये रुचि और ध्यान को आकर्षित करने में मदद करती है। जबकि व्याख्यान विधि, शिक्षक पढ़े जा रहा है, चाहे बच्चों को समझ में कुछ नहीं आ रहा हो, घंटे भर से पढ़े जा रहा है, तो उससे बच्चे क्या हो जाएंगे? उनका ध्यान आकर्षित नहीं होगा और रुचि उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सही सा आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, डिम्फेसाइजिंग कंठस्थ अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है। क्या है? विशेष आवश्यकता शिक्षा, या फिर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा, या फिर प्रगतिशील शिक्षा, या फिर परस्पर शिक्षा? तो इसका आंसर होगा प्रगतिशील शिक्षा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में डिम्फेसाइजिंग कंठस्थीकरण की अधिगम को प्रक्रिया को माना जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा, ये बोल सकते हैं हम इसको, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोल सकते हैं। तो आज की क्वेश्चन सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।